प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए आज हम मैजिक माइंड क्लास 6 की किताब मनस्वी का पठन पाठन करते हैं। आइए आज हम कक्षा 6 का पाठ नंबर 13 जगदीश चंद्र बोस का पठन पाठन करते हैं। हमारे देश में बहुत से वैज्ञानिक हुए। वैज्ञानिक मतलब जो अनुसंधान करते हैं, जिनमें जगदीश चंद्र बासु का नाम भी शामिल है। आज आप वनस्पति विज्ञान के ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक हुए हैं। पौधों में चेतना शक्ति की खोज आपकी ही देन है तथा आपने क्रेस्टोग्राफ का आविष्कार किया था। बासु ने बासु इंस्टीट्यूट की आधारशिला रखी थी। तो आइए हम इस वैज्ञानिक के बारे में और जानते हैं। जड़ और चेतन का भेद हम जानते हैं। जड़ मतलब जिसमें कोई भी जान नहीं होती और चेतन जो सजीव होता है। हम मानते हैं कि सुख और दुख, हर्ष और शोक, गर्मी और सर्दी इत्यादि संवेदनाओं के अनुभव जड़ पदार्थों को नहीं होते। तो जिसमें जीवन ही नहीं होता उनमें ये चेतनाएं होती ही नहीं है, उन्हें कोई चीज फील ही नहीं होती है। परंतु चेतन पदार्थ ही उनका अनुभव कर सकते हैं। लेकिन जो सजीव होते हैं उनमें ये सारी संवेदनाएं होती हैं। उन्हें गर्मी भी लगती है, सर्दी भी लगती है, दुख भी देख सकते हैं वे, सुख भी भोग सकते हैं वे। हम यह भी मानते हैं कि बाह्य उत्तेजना, बाहरी उत्तेजना मतलब जो हमें उत्तेजित कर दे, का असर मात्र चेतन पदार्थ पर ही होता है। तो प्रश्न उठता है, क्या जड़ पदार्थों पर बाह्य उत्तेजना का असर कुछ भी नहीं होता? क्या वनस्पति में चेतना है? वनस्पति माने पेड़ पौधों में यदि है तो बाह्य उत्तेजना का असर उस पर कैसे होता है, यही वो जानना चाहते थे। उन्हें इसी चीज की जिज्ञासा थी। इस पर हम बहुत सी कल्पनाएं कर सकते हैं, परंतु वैज्ञानिक दृष्टि से हमें अपने सिद्धांतों के लिए प्रत्यक्ष मतलब आमने सामने, जो हमारे बिल्कुल आंखों के सामने हो, सबूत देने चाहिए। इस बारे में डॉक्टर जगदीश चंद्र बासु ने मौलिक मतलब बिल्कुल सजीव आविष्कार किए और वर्षों के अथाह परिश्रम के बाद अपने आविष्कारों से संसार को आश्चर्यचकित कर दिया, मतलब संसार को विस्मित कर दिया। लोग सोचने पे मजबूर हो गए, अच्छा ऐसा भी हो सकता है। समग्र संसार के वैज्ञानिक क्षेत्र में भारत को कीर्ति दिलाने वाले मौलिक और अद्भुत आविष्कारों के संशोधक डॉक्टर जगदीश चंद्र बासु का जन्म 1885 में ढाका के राणाखाल गांव में हुआ। कोलकाता के सेंट जेवियर कॉलेज से उन्होंने बीए का इम्तिहान पास किया। अधिक अभ्यास के लिए वे इंग्लैंड गए और वहां उन्होंने कैम्ब्रिज की बीए और लंदन की बीएससी परीक्षाएं पास की। वहां से भारत लौटने पर सन 1885 में कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर हो गए। यहाँ स्थिर होते ही उन्होंने अपने जीवन का ध्येय मतलब अपने जीवन का उद्देश्य कि उन्हें क्या बनना है तय कर लिया। प्रथम आविष्कार उन्होंने बिजली की अदृश्य किरणें मतलब जिन्हें हम देख नहीं सकते के विकिरण मतलब अलग अलग करने के बारे में किया। प्रख्यात विज्ञान शास्त्री केल्विन ने डॉक्टर बासु के इस आविष्कार को महान बताया। तो केल्विन ने कहा कि ये बहुत ही महान आविष्कार है और उनकी खूब प्रशंसा की। इससे दुनिया के विद्युत विशेषज्ञ ज्ञान में वृद्धि हुई। इतना ही नहीं, उन्हें अन्य आविष्कारों में आगे बढ़ने में मदद मिली। डॉक्टर बासु के डिटेक्टर नामक एक यंत्र था जो उन्होंने बनाया था, से वायरलेस का उपयोग जहाजों में होने लगा। तो डिटेक्टर उन्होंने बनाया था जो कि वायरलेस था, काम बिना तारों के करता था और उसका फिर उपयोग जहाजों में होने लगा। एडमिरल जैक्सन ने इस बात को स्वीकार करते हुए कहा कि डॉक्टर बासु की मदद के बिना मुझे इस मुश्किल कार्य में सफलता मिलनी कठिन थी। समानतः मनुष्य शुरू से उत्साह से काम करता है, परंतु बाद में उसका उत्साह मंद पड़ जाता है। मंद मतलब कम पड़ जाता है। बच्चों, जब कोई भी इंसान युवा अवस्था में होता है ना, तो उसके अंदर जोश उत्साह बहुत ज्यादा होता है, तो वो बहुत जोशीला होकर काम करता है। लेकिन समय उपरांत उसकी जो जोश है वो कम हो जाता है, और खासकर उस समय जब मार्ग में विघ्न आ जाए। और जब आप कोई काम कर रहे हो और आपको बार बार मुश्किलों का सामना करना पड़े तो आपका मन टूट जाता है ना, तो हमारा दिल ही नहीं करता कि हम वो काम करें। ऐसे मनुष्य जीवन में कोई महान वस्तु सिद्ध नहीं कर सकते। मुश्किल परिस्थिति में भी दृढ़ता से जो अपने ध्येय साधना मतलब अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में लगा रहता है, वही विजय होता है, उसे ही सफलता मिलती है। डॉक्टर जगदीश चंद्र बासु ने ऐसी विरल विभूतियों में से एक थे, मतलब ऐसे अद्भुत व्यक्ति थे।
उनके मार्ग में अनेक रुकावटें आई, फिर भी वे अपने काम में लगे रहे, मतलब वो मुश्किलों को पार करते हुए आगे बढ़ते रहे। उन्होंने अनेक अद्भुत यंत्रों का आविष्कार किया। तो बहुत सारे ऐसे यंत्र हैं जिनका आविष्कार उन्होंने किया। इन यंत्रों की प्रचंड शक्ति को देखकर पश्चिम के विज्ञान शास्त्री डॉक्टर बासु पर मुग्ध हो गए। तो सिर्फ भारत के ही नहीं, दूसरे देशों के भी जो वैज्ञानिक थे वो उनसे बहुत ज्यादा वशीभूत हो गए थे। इन यंत्रों की मदद से जड़ और चेतन की गूढ़ समस्या पर प्रकाश डालने में वे समर्थ हुए। जड़ और चेतन की समस्या का सूक्ष्म अभ्यास उन्होंने किया और अनेक प्रयोगों के बाद बताया कि चेतन पदार्थ की तरह जड़ पदार्थों में बाह्य उत्तेजन का प्रत्युत्तर मिलता है, कि कुछ तो उनमें भी उत्तेजना होती है। अधिक उत्तेजक द्रव्यों से प्रत्युचर शक्ति बढ़ जाती है, तो इससे उनकी जो शक्ति है, जो जिसे कि स्टिमुलस हम बोलते हैं, वह बढ़ जाता है। चेतन पदार्थों की तरह अधिक उत्तेजना से जड़ पदार्थ भी थक जाते हैं, तो उन्हें भी थकान हो जाती है। विश्राम के बाद जड़ पदार्थों की थकान दूर होती है और वे अपने असली स्वरूप में आ जाते हैं। जहरी द्रव्यों से चेतन पदार्थों की तरह निर्जीव पदार्थों की प्रत्युर शक्ति बंद हो जाती है। इन तथ्यों से सिद्ध होता है कि जड़ और चेतन की प्रतिक्रियाओं में सादृश्य अधिक है। तो मतलब कि चेतन वस्तुएं जो है वे तो इनसे उत्तेजित होती ही हैं, कुछ उत्तेजनाएं जड़ पदार्थों में भी उत्पन्न होती हैं। 1900 में डॉक्टर जगदीश चंद्र बासु पेरिस गए, वहां अंतर्राष्ट्रीय भौतिक विज्ञान परिषद में शामिल हुए। इस परिषद में उन्होंने जड़ और चेतन पदार्थों पर विद्युत द्वारा अणु विषयक प्रतिक्रियाओं के सादृश्य के बारे में एक सुंदर निबंध पढ़ा और अपने प्रयोग के परिणाम बताए। प्रचलित मान्यताओं में क्रांतिकारी तब्दीलियों को स्वीकार करने के लिए बहुत से वैज्ञानिक तैयार नहीं थे, लेकिन रॉयल सोसाइटी ने डॉक्टर बासु का लेख प्रकाशित नहीं किया। तो ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि वहां पर बहुत सारी क्रांतिकारी तब्दीलियों की वजह से वे उनके लेख को प्रकाशित नहीं करते हैं। इसके बाद डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस ने अपना ध्यान वनस्पति के कोशों पर बाह्य उत्तेजनाओं की प्रतिक्रियाओं पर केंद्रित किया और प्राणियों के कोशों पर उत्तेजना की प्रतिक्रियाओं के साथ सादृश्य सिद्ध किया। तो उन्होंने ह्यूमन सेल के ऊपर आगे और एक्सपेरिमेंट्स किए। इस बारे में उन्होंने अपने प्रयोगों के परिणाम के साथ अनेक निबंध तैयार करके रॉयल सोसाइटी को भेजे, परंतु वे तब भी उन तथ्यों को स्वीकार करने में हिचकिचाते रहे। उन्होंने कहा, अगर पौधे स्वयं अपना जीवन कहें तो वे उन बातों को मानने के लिए तैयार हो सकते हैं, वरना नहीं। तो आपको तो पता है कि पौधे तो बोल ही नहीं सकते। अतः डॉक्टर बासु ने ऐसे अद्भुत यंत्रों का आविष्कार किया जिसकी मदद से पौधों के सूक्ष्मतम प्रत्युचर महान बनकर आलेखित हो सके। एक भारतीय वैज्ञानिक ऐसे चमत्कारी यंत्रों का आविष्कार कर सकता है, यह देखकर दुनिया के वैज्ञानिकों ने दांतों तले उंगली दबा ली। मतलब सबके सब आश्चर्यचकित हो गए कि भारत का वैज्ञानिक ऐसे कैसे कर सकता है। सन 1911 में उन्होंने रेजोनेंट रिकॉर्डर नामक यंत्र बनाया, जिसमें तंतुओं से 1000 सेकंड में होने वाली गतिविधिक संवेदनाएं स्वयं ही अंकित हो सकें। तो मतलब ऐसा उन्होंने यंत्र बना दिया था जिसमें छोटी उत्तेजना भी रिकॉर्ड की जा सकती थी। सन 1917 में संयुक्त उच्चालक क्रिस्टोग्राफ नामक यंत्र उन्होंने बनाया जो किसी गति का 5000 गुना बढ़ाकर अंकित कर सकता है। इसे भी संतुष्ट न होकर उन्होंने चुंबकीय क्रिस्टोग्राफ बनाया जो किसी गति को 10 लाख गुना बढ़ा सके। रॉयल सोसाइटी के 11 नामांकित वैज्ञानिकों ने इस यंत्र की संपूर्ण जांच की और बताया कि यह अद्भुत यंत्र सचमुच किसी गति को 10 लाख गुना बढ़ा सकता है। इन यंत्रों की सहायता से डॉक्टर बासु ने बताया कि जैसे जंतुओं में संचलनशीलता, संकुचन और प्रसरण, संपदा और रक्त संचार की क्रियाएं होती है, वैसे ही पौधों में भी ये सब क्रियाएं होती हैं। तो इन सब से ही उन्हें पता चला था कि पौधे भी सजीव हैं, उनके अंदर भी वही सब क्रियाएं होती हैं जो मानव शरीर के अंदर होती हैं। सन 1915 में डॉक्टर बासु ने पेंशन ले ली और उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज छोड़ दिया। सन 1917 में उन्होंने बोस विज्ञान मंदिर की स्थापना की और वहां उन्होंने अपना कार्य जारी रखा। तो उन्होंने प्रेसिडेंट कॉलेज को छोड़ दिया था 1915 में और बोस विज्ञान मंदिर की स्थापना की।
सन 1928 में उन्होंने यूरोप के विश्वविद्यालय देखे और वहां व्याख्यानों और प्रयोग द्वारा अपने संशोधनों के परिणाम बताए। इससे प्रभावित होकर वियना के मशहूर अध्यापक मॉलिश इनके विज्ञान मंदिर में 6 मास ठहरे। वो उनके यहाँ आए थे और 6 माह रहकर उन्होंने उनके अनुसंधान को देखा। और वहां से जाने पर उन्होंने नेचर नामक पत्र में लिखा, बासु विज्ञान मंदिर में मैंने देखा कि पौधे स्वयं अपना वायु रूप खुराक की पाचन गति को अंकित करते हैं। मैंने यह भी देखा कि रेजोनेंट रिकॉर्डर द्वारा गतिशीलता का 1/1000 सेकंड में स्वयं अंकित होती है। ये सब बातें विचित्र सी लगती हैं, परंतु मैंने यह सब आंखों से देखा है और जिसे यह भी देखने का मौका मिलेगा वह इन प्रयोगों को देखकर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह पाएगा। डॉक्टर बासु के प्रयोगों से यह बात सिद्ध होती है कि संसार की वस्तुओं में अणुओं में एक प्रकार की चेतना है। तो जितने भी वस्तुएं हैं संसार में सभी अणुओं से बनी हैं और बच्चों अणुओं में चेतना होती है जिसे हम जड़ निर्जीव कहते हैं। उसमें भी सुप्तावस्था की चेतना है। विशिष्ट संयोगों द्वारा उस चेतना को जागृत कर सकने की शक्ति है। वनस्पति में जीवन है, यह हम सब जानते हैं, परंतु बासु ने यह साबित किया कि जंतुओं और प्राणियों में जीवन व्यापार चलाने की जैसी व्यवस्था है वैसी ही व्यवस्था वनस्पतियों में भी होती है। तो पहले भी ये नहीं कहा जाता था कि पौधों में भी वैसी ही व्यवस्था होती है जैसी कि मानव शरीर में होती है, लेकिन बाद में उनके अनुसंधानों से यह पता चला था कि वनस्पति भी अपना जीवन वैसे ही व्यतीत करते हैं जैसे कि हम लोग। डॉक्टर बासु का जीवन एकांकी नहीं था, बहुत सी प्रवृत्तियों में उन्हें रस था। अपने जीवन के शुरू के वर्षों में प्रकृति निरीक्षण का उनको बहुत शौक था और एक बड़ा कैमरा लेकर वे छुट्टियों में प्रकृति सौंदर्य के धामों की यात्रा करते थे। बंगला साहित्य में उनके गद्य की बहुत प्रतिष्ठा है। कविकार रविंद्रनाथ टैगोर उनके परम मित्र थे, तो उनको साहित्य में भी रुचि थी। डॉक्टर बासु के वैज्ञानिक संशोधनों पर भारतीय संस्कृति और विचारधारा का असर पड़ता है। अच्छे अर्थ में वे भारतीय विज्ञान शास्त्री थे। 1937 में 79 वर्ष की उम्र पाकर उन्होंने अपनी जीवन यात्रा पूरी की। सर माइकल सेडल ने उनको श्रद्धांजलि देते हुए योग्य ही कहा था कि जीवन शास्त्रियों में डॉक्टर बासु एक कवि थे। निर्जीव पदार्थ, वनस्पति और प्राणियों के अंदर एक अलौकिक सदृश्य के दर्शन से हमारे मन की संकुचितता दूर होती है और किसी महान शक्ति की अनुभूति से हमारा हृदय प्रफुल्लित हो जाता है। इस सत्य का दर्शन डॉक्टर बासु ने हमें कराया। आइए बच्चों इसके शब्दार्थ देखते हैं। विविकरण, किरणों को अलग करने की क्रिया। डिटेक्टर, ढूंढने वाला। वायरलेस मतलब जिसमें तार ना हो। विरल, कम। सादृश्य मतलब समानता। तब्दीली मतलब परिवर्तन। आलेखित, लिखा हुआ। दांतों तले उंगली दबाना, आश्चर्य में पड़ना। संचलनशीलता मतलब उत्तेजना, ले जाने की क्रिया। संपदन, धड़कने का गुण। आइए बच्चों इसके मौखिक प्रश्न देखते हैं। अपने आविष्कारों से संसार को किसने चकित कर दिया? किसने चकित किया था बताओ जल्दी से? जगदीश चंद्र बासु ने। इनका जन्म किस गांव में हुआ था? खाड़ावाल। जगदीश चंद्र बासु ने बीए का इम्तिहान कहां से पास किया था? कोलकाता से। जगदीश चंद्र बासु की जीवन यात्रा कब पूरी हुई थी? 1937 में। सही विकल्प पर निशान लगाइए। हम किसका भेद जानते हैं? हम किसका भेद जानते हैं? चेतन का। सन 1900 ई में डॉक्टर जगदीश चंद्र बासु गए थे पेरिस। जगदीश चंद्र बासु ने रेजोनेंट रिएक्टर कब बनाया था? 1911 में। जगदीश चंद्र बासु ने विज्ञान मंदिर की स्थापना की 1917 में। 1958 में डॉक्टर बासु भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर हो गए। तो यहाँ पर आप क लिखेंगे। और 1900 में डॉक्टर बासु पेरिस गए। ख। 1917 में उन्होंने बासु विज्ञान मंदिर की स्थापना की और 1917 में संयुक्त उच्चालक क्रिस्टोग्राफ बनाया। और लास्ट में 1937 में उन्होंने अपनी जीवन यात्रा पूरी की। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। डैश दृष्टि से हमें अपने सिद्धांतों के लिए प्रत्यक्ष सबूत देने चाहिए। वैज्ञानिक।
डॉक्टर बासु के डिटेक्टर नामक यंत्र से वायरलेस का उपयोग जहाजों में होने लगा। चेतन पदार्थों की तरह अधिक उत्तेजना से जड़ पदार्थ भी थक जाते हैं। बाकी के भाग बच्चों आप अपने आप से अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे। जगदीश चंद्र बासु के विषय में जो आप जानते हैं संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर बच्चों आपको उनकी जीवनी लिखनी है कि वे एक बहुत ही महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने बीए कहाँ से करी थी, कोलकाता से करी थी। उसके बाद बीएससी की डिग्री हासिल करी थी। उन्होंने ही बताया था चेतन और जड़ पदार्थों में भी उत्तेजना होती है। जगदीश चंद्र बासु ने सर्वप्रथम किस वस्तु की खोज की थी? उन्होंने सबसे पहले डिटेक्टर बनाया था। जड़ चेतन के अभ्यास के बाद जगदीश चंद्र बासु किस नतीजे पर पहुंचे थे? वे इस नतीजे पर पहुंचे थे कि चेतन पदार्थों की तरह ही जड़ पदार्थों में भी उत्तेजना होती है और उनके अधिक उत्तेजित होने पर वे भी थक जाते हैं और विश्राम करने के बाद उनकी थकान भी दूर हो जाती है। डॉक्टर बासु की सबसे बड़ी खोज क्या थी? यही थी कि उन्होंने ये बताया था, उन्होंने डिटेक्टर बनाया था, उन्होंने बताया था कि वनस्पतियों के अंदर भी वैसे ही प्रक्रियाएं होती हैं जैसे कि हमारे शरीर में होती हैं। वे उनसे किस प्रकार सफल हुए थे? वे उसमें बताने में सफल हुए थे कि इनकी जो गति है वो हम 10 लाख गुना तक बढ़ा सकते हैं। उन्होंने ऐसे यंत्रों का निर्माण किया था। आशा करती हूँ यह पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए आभार।